अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रखी है और अपनी इस सीरीज़ में हम नाउन के ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नाउन के चौथे लेक्चर पर हैं और अपने इस चौथे लेक्चर में हम नाउन के मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तकरीबन हर इंग्लिश ग्रामर की बुक में इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल और आसान रखूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फोर्थ लेक्चर और यूजेज ऑफ नाउन को देखते हैं कि एक नाउन सेंटेंस में किन किन जगहों पर आ सकता है। नाउन एक सेंटेंस में 4 तरीकों से आ सकता है। नाउन एज अ सब्जेक्ट आ सकता है जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। नाउन एज अ ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। नाउन एक नाउन की पोजेशन में आ सकता है जिसको हम जेनिटिव या पोजेसिव केस भी कहते हैं। और नाउन नाउन की एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन में आ सकता है, इसको हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। तो ये 4 तरीके हैं हमारे पास, इनको आपने याद रखना है। इन 4 तरीकों से एक नाउन किसी भी सेंटेंस में आ सकता है। सबसे पहले हम नाउन इन एपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में 2 नाउन एक साथ आ जाएं और सेकेंड नाउन फर्स्ट नाउन के बारे में इंफॉर्म कर रहा हो, सेकेंड नाउन फर्स्ट वाले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो या एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, तो सेकेंड वाले नाउन को हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। जब एक नाउन दूसरे नाउन को फेस कर रहा है और सेकंड वाला नाउन पहले वाले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो याद रहे सेकंड वाले को हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। बुल्ले शाह द ग्रेट पंजाबी पोएट। अब द ग्रेट पंजाबी पोएट इंफॉर्मेशन है बुल्ले शाह की, क्योंकि द ग्रेट पंजाबी पोएट बुल्ले शाह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ग्रेट पंजाबी पोएट बुल्ले शाह का नाउन इन एपोजिशन होगा। एक चीज आप याद रखें कि नाउन इन एपोजिशन को हम किसी भी नाउन के फौरन बाद लिखते हैं, चाहे वो नाउन सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या वो नाउन सेंटेंस में किसी भी जगह पर मौजूद हो, उस नाउन के फौरन बाद हम नाउन इन एपोजिशन को लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, आई वेंट टू सी योर अंकल द डॉक्टर। द डॉक्टर अब इंफॉर्मेशन है अंकल के बारे में, इसलिए द डॉक्टर हमारे पास नाउन इन एपोजिशन है। हैव यू सीन बुद्धा द आर्टिस्ट स्टैचू। द आर्टिस्ट स्टैचू जो है वो बुद्धा के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं, आपको मेरे ख्याल में काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अक्सर लोग इसको एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव में एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों में आपने फ़र्क को समझना है। नाउन इन एपोजिशन में सेकेंड नाउन फर्स्ट वाले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जबकि एडजेक्टिव में फर्स्ट नाउन सेकंड वाले नाउन के बारे में इंफॉर्म कर रहा होता है या क्वालिफाई कर रहा होता है। तो वो जब हम एडजेक्टिव के पोर्शन पे जाएंगे तो वो चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपने यही याद रखना है कि जब भी 2 नाउन इकट्ठे आ रहे हैं और सेकंड नाउन फर्स्ट वाले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। अब देखते हैं इसके लिखने का तरीका कि किन तरीकों से नाउन इन एपोजिशन को लिखा जा सकता है। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, जिनमें फर्स्ट वाला जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो पहला मैंने सेंटेंस लिखा था, बुल्ले शाह द ग्रेट पंजाबी पोएट, तो इन्वर्टेड कॉमास में इसको लिखा जा सकता है।
तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने इसको लिखा है। दूसरा तरीका हमारे पास है, बुल्ले शाह के बाद कॉमा लगाएं, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको द ग्रेट पंजाबी पोएट को लिखें और फिर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करें। इसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी हुई है। तीसरा तरीका आता है हमारे पास, जब हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते, सिंगल कॉमा जो सिंपल कॉमा होता है हमारा उसका इस्तेमाल करते हैं। बुल्ले शाह के बाद आप कॉमा लगाएंगे, द ग्रेट पंजाबी पोएट के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और फिर अपने सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये 3 तरीके हैं। आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी तरीका आप अपनाएं अपनी ऐसे राइटिंग में, या अपने कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं इंग्लिश का और आपने नाउन इन एपोजिशन को यूज करना है, तो इन 3 तरीकों से आप लिख सकते हैं। अब समझने की बात यह है कि अगर तो हमारा सेंटेंस द ग्रेट पंजाबी पोएट पे खत्म हो जाता है, तो इस सूरत में क्या करेंगे? तो याद रखें, अगर तो आपने सिंपल कॉमास का इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल बुल्ले शाह के बाद आपने कॉमा लगाया और फिर आगे लिखा आपने द ग्रेट पंजाबी पोएट, अब उसके बाद आपने जो सिंपल कॉमा लगाना था वो आप नहीं लगाएंगे, बल्कि उसकी जगह पे फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने आपके सामने 3 तरीके बताए, जिन 3 तरीकों से एक सेंटेंस को लिखा जा सकता था। और अगर आप तीसरे वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है कि सेकंड कोमा जो है आपने नहीं लगाना। थर्ड वाला तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने लिखा बुल्ले शाह, उसके बाद लगाया कोमा, फिर आपने लिखा द ग्रेट पंजाबी पोएट और यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आप कॉमा नहीं लगाएंगे, बल्कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे और आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे आई वेंट टू सी योर अंकल द डॉक्टर, फिर हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर दिया। आई हैव सीन बुद्धा, कॉमा लगाया, फिर द आर्टिस्ट स्टैचू के बाद हमने डॉट का इस्तेमाल किया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये सारी जो हैं आपने बातें याद रखनी है। लेकिन एक ये और इम्पोर्टेंट बात, कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल आपने सेकंड वाला मेथड इस्तेमाल किया नाउन इन एपोजिशन को लिखने का, तो फिर आप इन्वर्टेड कॉमास के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल लिखी हुई है, बुल्ले शाह के बाद आपने लगाया कॉमा, फिर आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल किया और उसके अंदर लिखा आपने द ग्रेट पंजाबी पोएट। अब आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को कंप्लीट करना है और कॉमे के बाद आपने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने इनको अच्छे से याद रखना है। अगर तो आप सिंपल कॉमास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सेकंड वाले कॉमे को काट कर वहां पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनको एज इट इज ही लिखेंगे जैसे उनकी तरतीब आ रही है, और इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि नाउन इन एपोजिशन को लिखा कैसे जाता है। अब हम देखेंगे कि नाउन इन एपोजिशन को यूज कहाँ किया जाता है। 2 इंपॉर्टेंट यूजेज हैं इसके। जब भी किसी चीज को इंपॉर्टेंस देनी हो, तो वो नाउन इन एपोजिशन के बगैर नहीं दी जाती। जब भी आप कोई ऐसे लिखने लगे, या कोई आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है इंग्लिश का, या कोई रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपने लिखना है, तो आप एक बात याद रखें, इसको अपना मामूल बना लें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाजमी दे दिया करें। मिसाल के तौर पर कुरान की बात कर रहे हैं, तो लिख दें कुरान द होली स्क्रिप्चर ऑफ मुस्लिम्स। अगर आप इकबाल की बात कर रहे हैं, तो इकबाल द थिंकर ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह कहीं पे आप फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं, तो आप लिख दें वहाँ पे एरिस्टोटल द ग्रेट फिलोसोफर। तो ये एक बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे भी,
और उसको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो स्टूडेंट है उसको नाउन इन एपोजिशन का यूजेज पता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाजमी दिया करें, इससे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा यूजेज जो है नाउन इन एपोजिशन का वो ये है कि ये सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास बहुत कोई लॉन्ग सेंटेंस है, उसको आपके पास फॉर एग्जांपल कोई दो सेंटेंसेस हैं और उनको आपस में आपने मर्ज करना है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए नाउन इन एपोजिशन बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप नाउन इन एपोजिशन को इस्तेमाल करके कोई भी सेंटेंस जो लॉन्ग है या आपने उसको मर्ज करना है कोई से भी दो सेंटेंसेस को, तो इसके इस्तेमाल से आप वो कर सकते हैं। तो आप खुद ही ज़रा देख लें, अगर हम इसको डिटेल में लिखते हैं अपने सेंटेंस को, बुल्ले शाह वाज सैयद बाय कास्ट एंड ही वाज द ग्रेट पंजाबी पोइट, लेकिन हमने नाउन इन अपोजिशन को इस्तेमाल करके इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमने लिखा बुल्ले शाह, उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल किया और फिर नाउन इन एपोजिशन को लिखा द ग्रेट पंजाबी पोइट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाज सैयद बाय कास्ट। अब हमारे सेंटेंस की लेंथ काफ़ी शॉर्ट हो गई है। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेज थे नाउन इन एपोजिशन के। अब मेरे ख्याल में आपका नाउन इन एपोजिशन का कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब हम रिमेनिंग केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास नॉमिनेटिव केस। जब किसी सेंटेंस में हमारा नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी कि कोई सेंटेंस है हमारे पास और वहाँ पे नाउन एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, तो उसे हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा सेंटेंस है जिसमें नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, कोई सेंटेंस है और उसमें नाउन जो है वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी सूरत में इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या एक्यूजेटिव केस कहेंगे। चलें इसे थोड़ा सा ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखी है आपके सामने, अली किल्ड अ स्नेक। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो दो नाउन इस्तेमाल किए गए हैं, एक अली और दूसरा स्नेक। अब अगर इस सेंटेंस की फॉर्मेशन पर आप गौर करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ब है और फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब जो चीज़ वर्ब से पहले है और कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो हमारी सब्जेक्ट होगी और वहाँ पे जो नाउन हमारा इस्तेमाल हो रहा है उसे हम कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और जो चीज़ वर्ब के बाद है जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो वो वाला नाउन हमारा ऑब्जेक्ट होगा और उसे हम कहेंगे कि ये एज अ ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर कोई भी आपके पास सेंटेंस आ जाता है और आपने वहाँ से चेक करना है कि यहाँ पे जो नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं इनमें सब्जेक्टिव केस के तौर पर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है और एक्यूजेटिव केस के तौर पर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका सिंपल तरीका यही है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि आप वर्ब से पहले हु या व्हाट लगाएं तो आपको आंसर खुद ब खुद ही मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किल्ड से पहले हु या व्हाट का इस्तेमाल करता हूँ तो आपको आंसर खुद ब खुद ही सामने आ जाएगा। व्हाट किल्ड अ स्नैक या हु किल्ड अ स्नैक, तो इसका आंसर है अली। तो अली यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस है। और अगर आप वर्ब के बाद टू होम या फॉर होम लगा दें तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर कौन सा नाउन इस्तेमाल हो रहा है, तो आंसर आप खुद ब खुद ही आपके पास आ जाएगा। तो अली किल्ड टू होम, तो इसका आंसर खुद ब खुद ही आपके सामने आ रहा है कि उसने एक
स्नैक को किल्ड किया है, तो स्नैक हमारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अली सब्जेक्टिव केस है और स्नेक ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनिटिव, या इसे हम पोजेसिव केस भी कहते हैं। जब दो नाउन एक साथ आ जाएं, किसी सेंटेंस में जब दो नाउन एक साथ आ जाएं और एक नाउन दूसरे की मलकियत हो, तो जो मलकियत वाला नाउन होगा उसे हम कहेंगे कि वो पोजेशन में है। हम कहेंगे कि ये पोजेसिव केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजेशन हम किन किन तरीकों से शो कर सकते हैं, यही अब हमारी नेक्स्ट डिबेट होगी और हम जेनेटिव केस या पोजेसिव केस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखें, पोजेशन चीज़ों की हम दो तरीकों से शो कर सकते हैं। या तो आप एपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप ऑफ की मदद से पोजेसिव केस बनाएंगे। यही दो तरीके हैं मेन जिनकी मदद से हम अपनी पोजेशन शो कर सकते हैं। अगर तो चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो कि जानदार हैं, यानी कि एनिमेट हैं, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए आपके पास इजाज़त है कि आप एपॉस्ट्रॉफी एस भी लगा सकते हैं या फिर आप ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके साथ अगर मैं शेयर करूं, तो असलम्स बुक, अब यहाँ आप देखें कि हमने एपॉस्ट्रॉफी एस की मदद से पोजेशन शो की है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑफ की मदद से पोजेशन शो की जाए, तो आपकी मर्जी है, आप लिख लें बुक ऑफ असलम। तो ये आपका गलत नहीं होगा, ग्रामेटिकली आपकी ये मिस्टेक नहीं होगी, बल्कि ये दोनों तरीकों से आप पोजेशन को शो कर सकते हैं। लेकिन अगर चीज़ें आपके पास ऐसी आ जाती हैं कि जो इनएनिमेट है, यानी कि बेजान है, तो उनके लिए आपने याद रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है कि आप एपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करें, सिर्फ ऑफ की मदद से ही हमने पोजेशन शो करनी है। मिसाल के तौर पर लेग ऑफ चेयर, पेजेस ऑफ बुक। तो यहाँ पे आप देखें कि हम पोजेशन जो शो कर रहे हैं वो बेजान चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। असल मसला जो हमें दरपेश होता है वो ये है कि हमें ये नहीं समझ आती कि अपॉस्ट्रॉफी एस कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। तो याद रखें, अगर तो सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो वहाँ पे आप अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गर्ल्स बुक, बॉयज़ कार। अब यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया है। एक लड़की की मलकियत में एक बुक है और यहाँ पे हमने पोजेशन शो करनी है, तो यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रॉफी एस की मदद से ये पोजेशन शो की है। इसी तरह एक लड़के की बात हो रही है, तो हमने लिखा बॉयज़ कार और यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम आसानी से अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ नाउन ऐसे आ जाते हैं जो कि प्लूरल हैं, तो याद रखें, ऐसे नाउन के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। मिसाल के तौर पर बॉयज़, अब एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है, तो यहाँ आपने BOYS के बाद अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है, बॉयज़ स्कूल। इसी तरह गर्ल्स कॉलेज, तो ये एक से ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है, तो एस के बाद हमने अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है। एस हमारा वैसे स्पेलिंग में आ रहा है प्लूरल नाउन की वजह से, और अपॉस्ट्रॉफी का सिर्फ इस्तेमाल किया है, आगे इसके साथ एस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये हमारा प्लूरल नाउन है और एस पे एंड हो रहा है, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब हमारे पास दो नाउन ऐसे आ जाए जो कि जिनमें पहला नाउन जो हो वो एस साउंड पे ख़त्म हो रहा हो, जिसका एंड वाला जो लेटर है वो एस की साउंड दे रहा हो। लेटर की बात नहीं कर रहा मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। और जो सेकंड नाउन है वो एस से स्टार्ट हो रहा हो,
एस के साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे जस्टिस सेक, जस्टिस सर्वाइवल, कंसाइंस सेक, तो इन सूरतों में भी हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस पे गुजारा करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी के इस्तेमाल से हम पोजेशन को शो करेंगे, जैसा कि नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इनको देखें। जिस तरह बॉयज में हमने सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। अब अगर आपके पास कंपाउंड नाउन आ जाते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो इन सूरतों में आप अपॉस्ट्रॉफी एस एंड वाले नाउन के साथ लगाएंगे। मिसाल के तौर पर किंग ऑफ भूटान्स विजिट, तो यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा नाउन है, लेकिन क्योंकि भूटान जो है वो एंड पे आ रहा है, तो वहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के हमने कंपाउंड नाउन पढ़े थे, उनमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी थी, जैसे कि मैन ऑफ वॉर, कमांडर इन चीफ। तो इन सूरतों में आपने ये बात ख्याल रखनी है कि जब भी कंपाउंड नाउन आपके पास आएगा, तो एंड वाले नाउन के साथ आपने अपॉस्ट्रॉफी एस का इजाफा करना है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें नाउन इन एपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि जब किसी सेंटेंस में नाउन इन एपोजिशन आ जाता है, तो उसमें नाउन ग्रामेटिकली नाउन ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नाउन हमारा पूरे सेंटेंस को चला रहा होता है। इम्पोर्टेड फिंगर जो है वो नाउन होता है, नाउन इन एपोजिशन जो है वो नहीं होता, बल्कि नाउन हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने की बात आती है, तो ये बात भी हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अपॉस्ट्रॉफी एस जो है वो नाउन इन एपोजिशन के साथ आएगा। मिसाल के तौर पर, अब इस सेंटेंस में ये जो नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, इसमें घर इकबाल का है, लेकिन आप देखें कि हमने पोएट के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जब भी नाउन इन एपोजिशन आएगा, तो मेन नाउन के छोड़कर जो हमारा बेसिक नाउन है, जो पूरे सेंटेंस को चला रहा है, उसको छोड़कर नाउन इन एपोजिशन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा दोबारा आप गौर से देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारा जो रियल सेंटेंस था, वो आप एज्यूम कर लें कि वो ये वाला था, इकबाल कोमा द ग्रेट पोइट कोमा या फुल स्टॉप, और इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन इन एपोजिशन जो था वो था द ग्रेट पोइट, और जो हमारा रियल नाउन था वो था इकबाल। अब हमने सोचा कि इसमें हमने पोजेसिव केस को इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे इकबाल की जो मलकियत है, उस इकबाल का जो घर है, उसको हमने ऐड करना है यहाँ पे हमने इकबाल की पोजेशन जो है उसको शो करना है, मतलब हाउस को हमने इस्तेमाल करना है। तो हमने जो ग्रामेटिकली रूल है वो ये है कि नाउन इन एपोजिशन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। इकबाल, घर इकबाल का है, लेकिन हमने अपॉस्ट्रॉफी एस जो है वो इस्तेमाल किया है नाउन इन एपोजिशन के साथ। तो हमारा सेंटेंस बन गया इकबाल कोमा द ग्रेट पोइट्स हाउस और कोमा। अब ये देखें कि पोजेशन के बाद, मलकियत बीच में ऐड होने के बाद, ये जो हाउस है ये भी नाउन इन एपोजिशन का हिस्सा बन गया है। अब ये जो कंप्लीट है द ग्रेट पोएट्स हाउस, ये पूरा कंप्लीट नाउन इन एपोजिशन है, और ये नाउन इन एपोजिशन के रूल के हिसाब से कोमास के अंदर लिखा जाएगा। जो भी आप तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये हाउस भी नाउन इन एपोजिशन का हिस्सा बन गया है। तो मेन बात यही थी कि आप अपॉस्ट्रॉफी एस जो है वो इस्तेमाल करेंगे नाउन इन एपोजिशन के साथ, और नाउन के साथ बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका
ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो जाएगा और एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। अब अगर आपके पास ऐसे नाउन आ जाते हैं जो एंड के ज़रिए जुड़े होते हैं, मिसाल के तौर पर असलम एंड अकरम्स शॉप, अब ये मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। अगर तो असलम और अकरम की मुश्तरका शॉप है, दोनों की एक शॉप है, दोनों इसके मालिक हैं, तो अपॉस्ट्रॉफी एस हम एंड वाले नाउन के साथ लगाएंगे। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपके साथ शो की गई है, यहाँ पे देखें आप, असलम एंड अकरम्स शॉप, तो इसका यही मतलब है कि असलम और अकरम की कोई एक दुकान है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर असलम और अकरम को ही हम ले लेते हैं और इन दोनों की अलग-अलग शॉप है और आप बात दोनों की कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो फिर आप इसको मुख्तलिफ तरीके से लिखेंगे। अब क्योंकि दोनों की डिफरेंट शॉप है, दोनों का आपस में कोई शॉप का आपस में तल्लक नहीं है, मुश्तरका नहीं है, बल्कि दोनों की अलहदा दुकान है, तो आप दोनों के साथ अलहदा से अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, असलम के बाद हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया, फिर हमने एंड लिखा और उसके बाद अकरम के साथ अलहदा से अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया, असलम्स एंड अकरम्स शॉप। तो सेपरेट पोजीशन जब शो करनी होगी तो मुख्तलिफ दोनों नाउन के साथ, या तीन है आपके पास नाउन, उनके साथ अलहदा से हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मुश्तरका किसी बंदे की कोई एक चीज़ है, दो से ज़्यादा बंदे हैं और दोनों ही इसके मालिक हैं, एक चीज़ है और दो उसके मालिक हैं, तो एंड वाले नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो इस तरह होगा कि अगर कोई तीन बंदे हैं जिनकी मुश्तरका किताब है, एक बुक है लेकिन उसके मालिक तीन हैं, तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, अली, बुशरा एंड बीनाज बुक। अब अली, बुशरा और बीना ये तीन बंदे हैं, तीनों एक बुक के मालिक हैं, तो अब हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल बीना के साथ किया क्योंकि वो एंड पे आ रही थी, एंड वाला नाउन था, तो वहां हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर तीनों की अलग-अलग से किताब है और तीनों की हम अलग से बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे अलीज, बुशराज एंड बीनाज बुक। अब अली के साथ हमने अलग से अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया, बुशरा के साथ अलग से अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया और बिना के साथ हमने अलहदा से अपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया क्योंकि तीनों की अलहदा-अलहदा किताबें हैं। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज के इस लेक्चर में हमने मुख्तलिफ केसेस देखे नाउन के और उनको हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।